टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। जिस तारीख का पूरा हिंदुस्तान बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो डेट अब फाइनल हो गई है। 16 जनवरी ये वो तारीख है जब देश में शुभ टीके की शुरुआत होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना वैक्सीन पर रिव्यू मीटिंग के बाद 16 जनवरी की तारीख को तय किया गया है। अब कल प्रधानमंत्री 30 मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले और इस बैठक में देश में शुरू होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पीएम मंथन करेंगे। राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी, प्रायोरिटी क्या होगी, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है और इस पर चर्चा होगी वैक्सीनेशन कैसे होगा आगे। कल पीएम मोदी ने जो बैठक की उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी समेत दूसरे बड़े अधिकारी शामिल थे, जिसमें वैक्सीनेशन की डेट फिक्स की गई है। अब कल होने वाली बैठक में बेहद अहम बातें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे और कोरोना वैक्सीन की तारीख का ऐलान पीएम मोदी ने खुद किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि 16 जनवरी को भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा और उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे बहादुर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें पहले पीएम ने कहा था हिंदुस्तान में जो वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है उस पर पूरे देश की नजर है और हिंदुस्तान मिसाल बनकर पूरे दुनिया के सामने भी आएगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं। इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है। और इस वक्त हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। सर, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार किस तरह से इस पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा, किसे प्रायोरिटी मिलेगी, कौन वो लोग होंगे जिन्हें सबसे पहले ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इसके लिए तैयारी तो कई महीनों से चल रही है और आप जैसे आपने बताया भी कि कई दफ़ा रिहर्सल और डमी रन भी हो चुके हैं। इस अभियान के मेनली मैं कहूँ तो 3 फेजेस हैं। एक फेज तो यही है कि जो वैक्सीन जहाँ से बन रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे वैक्सीन लगनी है, जहाँ पे टीका लगना है, ये और वो ठीक ढंग से पहुँचे जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो, वैक्सीन खराब ना हो और जितने डोजेस चाहिए वो उन लोगों के उस सेंटर तक पहुँचे जहाँ पे उन लोगों को आना है। तो ये एक पहला फेज है जिसमें वैक्सीन जो है वो बाय एयर मेन डिपोज में आएंगी। हर एक क्षेत्र का जो रीजन का डिपो है वहाँ से वो गाड़ी के थ्रू, रेफ्रिजरेटेड वैन के थ्रू स्टेट वैक्सीन स्टोर्स पे जाएंगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर वो प्राइमरी हेल्थ लेवल पे या जहाँ पे लगना है वहाँ पे पहुँचाई जाएंगी। उसके बाद जो दूसरा फेज है तो इसका काम शुरू हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में वैक्सीन हर एक जगह पे पहुँच जाएगी जी। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो यही है कि हम उन लोगों को जिनको टीका लगना है उनका रजिस्ट्रेशन हो। ये भी हो चुका है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं,
उनका ऑलरेडी नाम रजिस्टर हो चुका है जो कोविन ऐप में है, लेकिन उसके बाद उनको जो हम कहते हैं सेशन एलोकेशन, किस दिन पे उनको आना है उसकी एलोकेशन हो कि आपको इस दिन पे इतने बजे इस जगह पे आना है, वो एलोकेशन इस ऐप के थ्रू होगी। जो बेनिफिशियरी रजिस्टर हुए हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको पहले टीका लगना है, उसके बाद फिर उनको उस जगह पे आके तीसरा जो चरण है जिसमें हम टीका लगाएंगे, उनका पूरा कागज देख के एक्नॉलेजमेंट करेंगे, उनका फिर एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगा और एक उनको मैसेज आएगा कि आपको अब टीका लग गया और आपका दूसरा डोज की जो डेट है वो कब बनती है और कब आपको फिर दूसरे डोज के लिए आना है, क्योंकि इस टीके में 2 डोजेज हैं। और उसके बाद एक QR कोड बन के आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको अब टीका लग गया है, आप वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और फिर एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है जो हम कहते हैं कि हम वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट्स मॉनिटरिंग करें, और वो भी एक जो AEFI है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वो भी मॉनिटर किए जाएंगे। जिन लोगों को टीका लगेगा आधा घंटा तो वहीं पे वेट करेंगे देखने के लिए कि उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, पर लेकिन बाद में भी ये मॉनिटरिंग चलती रहेगी और इसके लिए एक हेल्पलाइन भी है जो कोविन ऐप में है। तो इसकी पूरी तैयारी की गई है। शहरों की बात करें तो शहरों में भी, और गाँव की बात करें तो गाँव में भी पूरी तरह से इसके ड्राई रन भी किए गए हैं, और अगर उसमें कुछ कमियां आई हैं तो वो भी पूरी कर दी गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सबसे बड़ा एक दुनिया का अभियान है, इसकी पूरी तैयारी हो गई है, और जैसे आपने कहा कि 16 तारीख से ये पूरा शुरू हो जाएगा। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो क्या रजिस्ट्रेशन के बगैर जो लोग हैं, आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वो क्या टीका नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि इसमें डोजेस डिफाइंड है, हर एक एरिया में कितने डोजेस आएंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि जिस दिन पे जितने लोगों को लगाना है वो उनको लगेगा। अगर आप किसी व्यक्ति जो है फ्रंटलाइन वर्कर है या हेल्थ केयर वर्कर है, उसकी रजिस्ट्रेशन मान लो नहीं हुई है किसी कारणवश, तो वो ऐप में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अपना डिटेल जैसे आई कार्ड है, आधार कार्ड है, या पासपोर्ट है, या पोस्ट ऑफिस का जो आई कार्ड है, कुछ भी कागज अपलोड करके वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और फिर उसको जो जैसे मैंने कहा कि सेशन के लिए एक डेट मिली जाएगी, जो सेशन उसको एलोकेट किया जाएगा, उस दिन उसको आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास जैसे मान लो एक साइड पे हमने 100 टीके रखे हैं जी, तो फिर 100 ही लोगों को उस दिन टीके लग पाएंगे। अगर वहां 500 लोग आ जाएंगे तो फिर वो पूरा प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो सेशन एलोकेशन है वो ऑनलाइन होगा, और उन लोगों को जिनको बुलाया गया उन्हीं को टीका लगेगा, जिससे ठीक स्मूथ फ्लो हो पाए। और ये जो पूरा अभियान है ये कई हफ्ते या कई महीने चलेगा, क्योंकि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, सारे देश में करना है। तो इसके लिए एक दिन में तो होगा नहीं, ये कई दिन लगेंगे। तो अगर किसी को पहले दिन पे अगर उसका एलोकेशन नहीं हुआ है, उसको घबराना नहीं चाहिए, कुछ दिनों में उसकी भी बारी आ जाएगी, और हमें सबको अपने टर्न का वेट करके एक एक करके टीका लगा लेना चाहिए। आपने टर्न का जिक्र किया, तो सवाल ये बनता है कि डॉक्टर साहब कि इसमें किस तरह से आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं? एलिजिबिलिटी क्या होगी कि पहले किसे लगेगा, किसको बाद में लगेगा? पहले क्या डॉक्टर्स को लगेगा, फिर हेल्थ वर्कर्स होंगे, उसके बाद किसका नंबर आएगा? कैसे तैयार किया आप लोगों ने इसे? तो ये जो है ये ऐप के थ्रू होगा, और ये जो सेंट्रली कंट्रोल्ड होगा। तो इसलिए जहां पे टीका लग रहा है, जो साइट है, उनको इसमें प्रायोरिटाइजेशन कर नहीं पाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि मेरे हॉस्पिटल में इन लोगों को पहले लगाएं और दूसरों को बाद में लगाएं, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन जो है वहां पे चाहे वो रैंडमली हो, चाहे वो अपने क्राइटेरिया करके करेंगे, जिससे कोई बीच में गड़बड़ ना हो पाए। तो इसलिए जो सेशन एलोकेशन है, जिसको टीका लगना है, जिसको मैसेज आएगा, वो एक सेंट्रल साइट से ही आएगा जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जगह के लिए नहीं है, सारे देश के लिए है। तो इसलिए इसमें प्रायोरिटाइजेशन सेंट्रल लेवल पे हो रही है, एट अ लोकल लेवल नहीं होगी। अच्छा सर, एक और बात इसमें आ जाती है कि आखिरकार जब वैक्सीनेशन हो गया, यानी वैक्सीन लग गया, उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहली चीज है कि वैक्सीन अगर आपको लग जाए, पहला डोज या दूसरा डोज भी, तो ये आपको समझना चाहिए कि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी ठीक हो गई। अब आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क लगाना या 2 गज की दूरी या हाथ धोना अब छोड़ देना है, वो साथ साथ ही चलना है। और उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद ही पूरी तरह से बनेगी। आपने पहला डोज लिया, कुछ हद तक आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी, कुछ प्रोटेक्शन आई। जब आपने दूसरा डोज लिया जो एक टाइप का बूस्टर डोज है, तो उसके 2 हफ्ते बाद
आपके बॉडी में एंटीबॉडीज भी बनेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी आएगी और आपकी जो सुरक्षा है वो ऑप्टिमम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हमें पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि हम जो कहते हैं आपको किस टाइप का प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन या प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लो मुझे टीका लग गया है, ये हो सकता है कि मुझे अब प्रोटेक्शन होगी कि मुझे सीवियर कोविड नहीं होगा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मैं आईसीयू में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे माइल्ड इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। एक्सपोजर हुआ, मुझे थोड़ा सा जुकाम नजला हुआ, मेरी एंटीबॉडीज बनी और उसने सीरियस कोविड होने नहीं दिया। लेकिन मुझे अगर माइल्ड इन्फेक्शन हुआ तो मैं घर में और लोगों को जिनको वही टीका नहीं लगा उनको इन्फेक्शन दे सकता हूं। इसलिए ये जरूरी है कि टीका लगाने के बाद भी हम मास्क लगा रखें, अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी का पूरी तरह से वो पालन करें। जी डॉक्टर साहब ने कहा कि पहला डोज लगेगा, उसके बाद फिर 28 दिन का गैप, फिर से एक डोज लगेगा। लेकिन इस बीच में अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, बुखार आ गया, कोई भी अलग आपको साइड इफेक्ट नजर आते हैं, तो वो किस तरह से संपर्क करें, किसको संपर्क करें? तो जो हमारा जो कोविन ऐप गवर्नमेंट ने बनाया है, और ये जो गवर्नमेंट का इसमें बहुत मेहनत हुई है, उसमें एक हेल्पलाइन भी है और आप उस हेल्पलाइन से कभी भी 24/7 संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लगे कि आशंका है कि ये साइड इफेक्ट तो नहीं है या और तो नहीं है, अब आपको पहला टीका लगा है, मौसम बदल रहा है, जुकाम नजला वैसे भी हो सकता है, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें कि ये टीका का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है या वैसे ही है, और इसके लिए हमें क्या दवाई लेने की जरूरत है या कहीं दिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो इसलिए उसका भी पूरा प्रोविजन किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब वैक्सीन लगाने के लिए जाएं तो उससे पहले भी कोई प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? क्या खा सकते हैं, क्या नहीं पी सकते? होता है ना कि दवाई आप ले रहे हैं तो कुछ परहेज करना पड़ता है, ऐसा भी कुछ है क्या? टीका लगाने के लिए ऐसा कोई परहेज नहीं, पर अगर किसी को ऐसे लक्षण हो जो कोविड के हो सकते हैं, जुकाम नजला बुखार है, तो हम तो ये कहेंगे कि आप वैक्सीनेशन साइट पे ना आए, आप कह दें कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको दूसरी डेट दी जाए और अपना टेस्ट जरूर कराएं। और अगर कोविड है तो फिर टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर टीके से इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन है जो अभी आए हैं, अप्रूवल उनको मिला हुआ है। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि दोनों में फर्क क्या है? दोनों वैक्सीन की अगर हम एफिकेसी की बात करें तो बिल्कुल एक जैसी हैं, और रेगुलेटर्स ने इसको बड़े ध्यान से देख के ही अप्रूवल दिया गया है। जो कोविशील्ड है उसका ट्रायल जो है वो बाहर भी हुआ है, और इंडिया में लिमिटेड लोगों का में ट्रायल होके उन्होंने उस डेटा दिखाया कि वो बाहर वाले डेटा से मैच करता है, इसलिए वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल दिया गया। जो कोवैक्सीन है उसका प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन उसकी भी एफिकेसी बहुत अच्छी है, वो भी सेफ वैक्सीन है। उसका डेटा अभी भी पूरी तरह से कलेक्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और डेट और उसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, उसको भी अप्रूवल दिया गया है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं, और दोनों वैक्सीन का जो डेटा अभी तक है वो इक्वली ही सेफ है। इसलिए अगर जो भी वैक्सीन जिस एरिया में मिल रही हो हमें वो लगा लेनी चाहिए। अभी तक ज्यादातर जो है वो कोविशील्ड ही मिलेगी, लेकिन जिस एरिया में जो भी वैक्सीन है, जैसे हम दवाई की बात करते हैं, बच्चों का इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, बच्चों का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हर साल होता है, 5 से 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगती है। उसमें जिस कंपनी की भी वैक्सीन है वो लगाई जाती है, ये नहीं देखा जाता कि ये इस कंपनी की वैक्सीन है या उस कंपनी की, क्योंकि दोनों अप्रूव्ड है, इसलिए दोनों की एफिकेसी इक्वली मानी जाती है। लेकिन सर, जब मार्केट में 2 वैक्सीन आ जाते हैं तो लोगों के जहन में होता है ना कि बेहतर कौन सा है, तो ये सवाल तो मतलब लगातार आ रहा है कि बेहतर कौन सा है, बेहतर कौन सा है? जो अभी तक रेगुलेटरी से अप्रूवल आया है उसमें यही आया है कि दोनों बेहतर है। अभी कहना मुश्किल है, ये तो आगे जाके डेटा ही बताएगा। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि किस वैक्सीन से हमें ज्यादा इम्यूनिटी मिलेगी, कितने लंबे टाइम की इम्यूनिटी मिलेगी, क्या ये हो सकता है कि हम ये वैक्सीन लगाए तो हमें 2 साल तक अगली वैक्सीन नहीं लगानी पड़ेगी, और ये वैक्सीन लगाए तो फिर हमें सिर्फ साल भर की इम्यूनिटी मिलेगी? ये तो हम आगे जाके ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक इतना फॉलोअप डेटा है ही नहीं किसी भी वैक्सीन का। फाइजर की वैक्सीन की बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की बात करें, और किसी वैक्सीन की बात करें, इसलिए ये कहना कि कौन सी वैक्सीन कितनी लंबी हमें इम्यूनिटी देगी, ये तो हम आगे जाके फॉलोअप में ही बता पाएंगे। अभी तक जो है दोनों वैक्सीन जो है अच्छी इम्यूनिटी देती हैं। उनकी जो हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत अच्छी रॉबस्ट है। कितने लंबे टाइम के लिए लास्ट करेंगी ये तो अभी कोई भी नहीं बता पाएगा। जी सर, आपने जो जिक्र किया कि इससे इम्यूनिटी कितनी होती है वो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो वैक्सीन जो आए हैं, क्या ये कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे या फिर हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज को इतना पैदा करेंगे कि वो आगे इसको रेजिस्ट करे?
आखिर इसको समझा सके आप सिंपली जरा विस्तार से। तो जो हम वैक्सीन देते हैं उसमें हम जो वायरस है उसका जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन का हिस्सा या इस टाइप का कुछ प्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी में स्पाइक एंटीजन बने। जो mRNA वैक्सीन है वो जैसे हम वो एंटीजन बनाती हैं, जो दूसरी जो कोवैक्सीन है वो ऑलरेडी एंटीजन इंजेक्शन के थ्रू अंदर जाती है। इससे क्या होता है, बॉडी ये रिकॉग्नाइज करती है कि ये बाहर से कुछ नई चीज आई है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं जो उसको फाइट कर सकती हैं और दूसरी टाइप की इम्यूनिटी भी बन जाती है। तो हमारे बॉडी में एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स बनता है जो आगे इन्फेक्शन के लिए फाइट कर सकती हैं। तो इसलिए ये जो है ये आगे जो इन्फेक्शन होगा उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम को हम और ज्यादा सतर्क कर रहे हैं कि अब हमारे को इन्फेक्शन ना हो। जैसे मान लो हम कहते हैं किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ जी, वो ठीक हो गया, तो उसके हम बॉडी में देखते हैं कि इसके एंटीबॉडीज हैं या नहीं, उसके बेसिस पे कहते हैं कि इसको प्लाज्मा दे लग सकता है, अब इसको कोविड होने के फिर से चांसेस कम हैं। वही टाइप का रिस्पॉन्स हम वैक्सीन के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं कि हम वैक्सीन के थ्रू शरीर में एंटीबॉडीज बना रहे हैं जो नेचुरल इन्फेक्शन से भी बनते हैं और वो हमें आगे के इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन जो है हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपको ये प्रोटेक्शन देगा कि सीरियस इन्फेक्शन ना हो। माइल्ड इन्फेक्शन कुछ लोगों को होने के चांसेस हो सकते हैं और इसलिए मैंने कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाद में भी करना बहुत जरूरी है। मतलब कुल मिलाकर सर ये है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी आप पहले की तरह घूम फिर नहीं सकते हैं कि आप खुला होकर घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, कोई प्रिकॉशन नहीं मान रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। नॉर्मल लाइफ आपकी वैसी रहेगी जैसा कि हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले काफी ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल जाए जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएं कि आगे हम फैलने ना दें। अगर किसी को कोविड हो तो उसके आसपास सब लोग प्रोटेक्टेड हों। उसके लिए अभी हमें काफी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा और जब तक उस स्थिति पे हम नहीं पहुंचते तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी हो जाता है। जी अच्छा सर, ये बताइए कि जो दोनों वैक्सीन आएंगे इनका इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं? कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, क्या पहले किसी को इस्तेमाल किया जाएगा, बाद में दूसरा बैकअप के तौर पर रखा जाएगा, क्या है सर प्लान? ये देखिए, बैकअप का ये नहीं है कि बैकअप ये है कि अगर वो नहीं हुआ तो ये देंगे। बैकअप का मतलब कि अगर हमें डोजेस ज्यादा चाहिए होंगे तो हम और वैक्सीन जो है उससे कोवैक्सीन से ले सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल है, उसका अप्रूवल हो चुका है। शुरू में ज्यादातर डोजेस जो है वो कोविशील्ड के ही लगेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा डोजेस हैं। 60 से 70 मिलियन डोजेस जो है उन्होंने उस कंपनी ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, वो एकदम दे सकते हैं। इतने ज्यादा डोजेस दूसरे कंपनी के पास अभी तक नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमको बहुत ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़े, जैसे यूके में हो रहा है या और जगह सिचुएशन है कि वहां पे वेरिएंट स्ट्रेन के कारण बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, 60,000 केसेस से ज्यादा रोज आ रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं और इसलिए फिर वो दूसरी वैक्सीन भी जितनी ज्यादा यूज हो पाए वो जल्दी से जल्दी यूज करना शुरू करेंगे। अभी तक जो ज्यादा डोजेस अवेलेबल हैं वो एक कंपनी के ही हैं, इसलिए ज्यादातर वही कंपनी के डोजेस सब लोगों को लगेंगे। सर एक और बात यह आती है कि इमरजेंसी यूज़ की जो बार बार हम बात कर रहे हैं, इमरजेंसी यूज़ का मतलब क्या हुआ? कि आम लोग इसके जद में नहीं आ रहे, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या ये मार्केट में नहीं आएंगे वैक्सीन जो आम लोग यूज़ कर पाएं? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन तब दिया जाता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हमें मार्केट में कोई भी दवाई या टीका लाना है क्योंकि उसके कोई प्रॉपर इलाज नहीं है और उसके कारण काफी लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो कई ऐसी दवाइयां थी जिनको यही अप्रूवल दिया गया था। हम रेमडेसिविर की बात करें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें या इवन जो प्लाज्मा देते हैं, सबको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देके ही उनको अलाउ किया गया था क्योंकि तब डेटा इतना नहीं था और जो भी डेटा था उसी को देख के आगे परमिशन दी गई थी। लेकिन वो मार्केट में भी आई, लोगों ने यूज भी की, तो इसलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का ये मतलब है कि उसका यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं और उसको अंडर प्रॉपर सुपरविजन करने की जरूरत है। अभी जो वैक्सीन का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा क्योंकि हमारे पास डोजेस अभी लिमिटेड है। हमें अगर हम देखें हमें 60 करोड़ डोजेस चाहिए। अगर हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो 2 दफा उनको टीका लगेगा। 60 करोड़ डोजेस की जरूरत है हमें, यही एक बहुत बड़ा नंबर है। तो पहले अगर हमें यही नंबर नहीं मिलेगा तब तक मार्केट में वैक्सीन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद यही की जाती है कि अगले 3 महीने में या उससे पहले भी हो सकता है और कंपनीज को भी अप्रूवल मिल जाए। भारत में ही 4-5 और कंपनीज हैं जो अपना वैक्सीन लाने के अंतिम चरण पे हैं।
स्पुतनिक 5 जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से, जाइडस कैडिला का वैक्सीन भी फेज 3 में आ गया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ महीनों में और कंपनीज के भी वैक्सीन आ जाएंगे और उससे हमारा जो वैक्सीन का पूल है वो बढ़ जाएगा और इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। सर, आपने जिक्र किया कि और भी कई सारे वैक्सीन हैं जो कि अपने ट्रायल फेज में चल रहे हैं, थर्ड फेज में चल रहे हैं। जब वो भी आ जाएंगे तो कब तक ऐसा होगा कि जो एक कॉमन मैन है, एक आम आदमी तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगा, वो बाजार में जाएगा, खरीदेगा और वैक्सीनेशन अपना कर लेगा? तो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने डोजेज आ जाते हैं। अगर हम हमारे पास इतने डोजेज आ जाएं कि हम कह पाएं कि हाँ, हम अपने फेज 1 वाले जो लोग हैं, जो हम 30 करोड़ जो जनता है जिनको हम पहले चरण में वैक्सीनेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास अब सफिशिएंट डोजेस हो गए हैं। तो तब हम ये कह सकते हैं कि अब हम ये जो वैक्सीन है हम और लोगों में भी आराम से बांट सकते हैं, मार्केट में भी आ सकती है। तो ये इसको 4-6 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि और कंपनीज का कब अप्रूवल आता है और कितने डोजेस वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अगले कुछ महीने में क्लियर हो जाएगा कि ये सिचुएशन कब आएगी। उम्मीद तो यही करते हैं कि ये अगले 6-7 महीने तक तो डेफिनेटली आ जाए। जी सर, आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह से पूरे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है शुरू होने जा रहा है और लोगों के जहन में जो भी शंका रहेंगी वो भी दूर हो गई होंगी। लेकिन एक शंका है जिसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन में जो सुअर की चर्बी उसका इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर आपने सुना होगा कई जगह पे इस तरह के सवाल उठाए गए हैं। इसको जरा समझा दीजिए लोगों के अंदर जो एक भ्रांति है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक गलत अफवाह मैं कहूँगा, ये वैक्सीन जो लोग अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनकी है। वैक्सीन में ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है जो हम कहें कि पोक रिलेटेड है। कई लोग कहते हैं कि उसमें जो और चीज़ें डाली गई हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें पोक हो सकता है। लेकिन वैक्सीन जो है वो बड़े प्रॉपर कंडीशन में बनी जाती है, इस चीज़ों का कंटेमिनेशन ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है जिससे कोई रिएक्शन बाद में ना हो। तो इसलिए ये जो धारणा है बिल्कुल गलत है। वैक्सीन में ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्म हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो वैक्सीन है ये सबके लिए है, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आपका कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, क्योंकि अगर हमें इस पैंडेमिक से निकलना है तो सब लोगों को वैक्सीन लगाना जरूरी है। क्योंकि ये वैक्सीन, ये वायरस ये तो नहीं देखता कि आप किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हो या किस धर्म के हो या किस एरिया से आए हो। और अगर हम सब लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम पैंडेमिक से बाहर नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छी ढंग से और बहुत ही विस्तार से समझा दिया, बहुत ही आसान शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो डॉक्टर गुलेरिया से वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल्स आपने सुनी। अब ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने क्यों कहा राज्य में बढ़ रहा है अलकायदा का खतरा।